इमीडिएट सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने एक बार सीज फायर का उल्लंघन किया और जैसा कि इंडिया ने सीज फायर के समझौते के दौरान कहा था कि इसके बाद कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी पाई जाएगी तो उसको एज एन एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा और पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन एक ही घंटे के अंदर कर दिया। तो देखकर लगा कि शायद अब तो पाकिस्तान का खेल खत्म होने वाला है। पर 7 तारीख से 10 तारीख तक जो मामला इतना गर्म था, दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइल की स्ट्राइक्स करे जा रहे थे, पाकिस्तान ड्रोन भेजे जा रहा था, वो आज मामला अचानक से इतना ठंडा कैसे हो गया। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बुरी बात है, शांति सबको चाहिए, पर यहाँ पर जनता के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या इस युद्ध पर पूरी तरह से विराम लग चुका है या फिर ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है कुछ देर की और इसको ये कहा जाए कि ये सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति है। इन सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। देखो, इस पर कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, पर जो डेटा मौजूद है उसके हिसाब से वो डेटा आपको देकर एक कंक्लूजन निकालने की हम कोशिश करेंगे। तो देखो, इस लड़ाई के दौरान अमेरिका ने यह कहा कि इस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद चीजें और ज्यादा सीरियस होती चली गई, दोनों देशों के हमले की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद पाकिस्तान लगातार भारत पर ड्रोन से अटैक्स पे अटैक्स किए जा रहा था, भारत के सिविलियंस को हार्म करने की पूरी कोशिश किए जा रहा था। इंडिया का डिफेंस सिस्टम उनको डीएक्टिवेट कर रहा था, पर इंडिया भी लगातार पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहा था और इन्हीं स्ट्राइक में से एक स्ट्राइक में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को तबाह कर दिया और ये नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर देन शहबाज शरीफ जो कि वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एनसीए की एक मीटिंग बुलाई। एनसीए मतलब नेशनल कमांड अथॉरिटी। ये वो बॉडी है पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स के अराउंड जो भी एक्टिविटी होती है, डिसीजन होती हैं, उनको मैनेज करती है और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो, पाकिस्तान हथियारों की लड़ाई में, सैन्य बल में भारत से लड़ेगा तो 4 से 8 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, तब वो भारत को अपने न्यूक्लियर हथियारों की धौंस दिखाएगा। पर जब भारत ने उनके न्यूक्लियर बेस को ही तबाह कर दिया, डैमेज कर दिया, तब शायद वो समझे कि भारत पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करना इतना आसान होगा नहीं। पर अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तब उनकी न्यूक्लियर स्ट्राइक से भारत को तो बहुत नुकसान होगा, पर पाकिस्तान उसके बाद इस दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अब 9 मई को जो यूएसए ये कह रहा था कि इस लड़ाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो इस लड़ाई के बीच में 10 तारीख को अचानक से शांति दूत बनकर कूद पड़ा इस लड़ाई के बीच में और लड़ाई शांत कराई। इसके बाद इसकी शुभकामनाएं खुले तौर पर पब्लिकली दी। ट्रंप ने दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशन के डायरेक्टर जनरल से बात करी, सारा मैटर शॉर्ट आउट करा दिया। इमीडिएट सीज फायर भी हुआ, उसका वायलेशन भी हुआ, पर उसके बाद अभी तक कोई भी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से देखने को नहीं मिली है। पर अब ट्विस्ट सुनो, हम सबको पता है कि अमेरिका की सैटेलाइट हमारे ऊपर घूम रही है, हम सब पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और खासकर इस सेंसिटिव सिचुएशन में हम पर पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है कि सीज फायर का वायलेशन ना हो, दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। देखो, यूएसए की एक एजेंसी है एनजीए, नेशनल जियोस्पाइटल इंटेलिजेंस एजेंसी। इसके हिसाब से पाकिस्तान में न्यूक्लियर मूवमेंट्स होती दिख रही हैं। ऑफिशियली जो खबर आ रही है इनकी शहबाज शरीफ की मीटिंग की और जो सैटेलाइट एक्टिविटीज हैं, इनके हिसाब से ये बात कही गई है। अब ये मूवमेंट्स दोनों देशों की ट्रैक की जा रही हैं, पर होती दिख रही हैं पाकिस्तान में। अब न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती दिख रही हैं सैटेलाइट से। एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ ने एनसीए की मीटिंग बुलाई है, वो एनसीए जो न्यूक्लियर एक्टिविटी की डिसीजंस को मैनेज करता है। अब सैटेलाइट के हिसाब से पाकिस्तान में न्यूक्लियर एक्टिविटी दिख रही है। एट द सेम टाइम शहबाज शरीफ ने एनसीए की मीटिंग बुलाई, वो एनसीए जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को मैनेज करता है, उनके डिसीजंस को मैनेज करता है। अब तुम याद रखो कि इंडिया के कैपिटल दिल्ली पर फतेह 2 लॉन्च की गई थी। ये वो मिसाइल है जिसमें न्यूक्लियर वेपन भी दूसरे जगहों पर पहुंचाया जा सकता है, वहां पर इस न्यूक्लियर वेपन से हमले किए जा सकते हैं। पर जब फतेह 2 लॉन्च हुआ तो उसको सिरसा में ही नाकाम कर दिया गया इंडियन डिफेंस सिस्टम के द्वारा। पर यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये जो मिसाइल था ये एक टेस्ट वेपन था, टेस्ट किया गया था इंडिया पर कि क्या, किस तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। और ये सारी चीजें इसी चीज की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोर कर रहा है। पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पब्लिकली ये कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूक्लियर वेपन तो लास्ट ऑप्शन होता है। पर आप एक बात सोचो कि अगर वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोर करेंगे तो उनका डिफेंस मिनिस्टर या कोई भी अथॉरिटी का पर्सन पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट क्यों करेगा कि वो इस तरह की चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब देखो, ये ना तो 1948 की जंग है ना ही 1971 की, क्योंकि उस लड़ाई में तो आपका सैन्य बल मैटर करता था, आपके पास कितनी सेना है, कितनी बड़ी सेना है वो मैटर करता था, आपके पास कितने सेना है जो बंदूक थामे हुई है, वो सेना आपको उस लड़ाई में जंग को जितवा देती थी। पर आज का समय बदल चुका है, आपका सैन्य बल भी डोमिनेट करता है, साथ ही साथ आपके पास किस तरह के इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह की टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हैं सामने वाले के लिए, वो चीज़ मैटर करती है।
इससे मेरा मतलब ये है कि अगर सामने वाला आपसे एयर वेपन से कोई अटैक करता है तो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास वेपन्स हैं या नहीं। इंडिया का S-400 बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। इसने इंडिया के करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान बचाया है, कई लोगों की जिंदगियां इस हथियार ने बचाई हैं। पर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर इंडिया अपनी पर आ जाए तो पाकिस्तान इंडिया के हमले को हैंडल नहीं कर सकता, पर इंडिया के पास एक पूरा लेयर्ड स्ट्रक्चर है इस चीज का। इंडिया स्पेस से आने वाली मिसाइल से लेकर एक मॉडरेट हाइट पर आने वाली मिसाइल सबको काउंटर कर सकता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम इंडिया में आज के समय में मौजूद है। हालांकि 10 में से एक मिसाइल का चूकना एक बहुत ही आम बात मानी जाती है, चाहे वो इजराइल जैसा देश ही क्यों ना हो। पर फिर भी भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान से 10,000 गुना बेहतर है। अब आप ये सोचो कि जिस वॉर में, मिसाइल की वॉर में पाकिस्तान टिक नहीं सकता, इंडिया के एयर स्ट्राइक को काउंटर नहीं कर सकता, इंडिया के किसी भी जहाज की रफ्तार की बराबरी नहीं कर सकता। एक्स ब्रह्मोस के सीईओ है ना जो, उन्होंने ये बात कही है कि ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी डिफेंस सिस्टम से इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। तो आप सोचो कि भला पाकिस्तान ऐसा युद्ध क्यों लड़ना चाहेगा? शायद इसलिए अब वो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सप्लोर कर रहा है। अब सीज फायर के लिए इंडिया ने एग्री तो कर दिया है, पर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर इस सीज फायर को कराया है, कोई अग्रीमेंट सामने नहीं आया है। और इससे नहीं लगता कि युद्ध पर अभी पूरी तरह से विराम लगा है। इन फ्यूचर कल परसों कोई खबर सामने आती है देन आई विल लेट यू नो। पर जब तक पूरी खबर सामने नहीं आती तब तक युद्ध विराम की बात को तो नहीं कहा जा सकता कि युद्ध विराम पूरी तरह से लग चुका है, क्योंकि अभी ना तो इंडस्ट्रियलिटी की बात की गई है और कई सारे फैक्टर्स पर बात करना अभी बाकी है, जो कि धीरे धीरे सबके सामने आती चली जाएगी। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट में मैंने देखी कि उसके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरी तरह से एक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर एग्रीमेंट के बावजूद भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। पाकिस्तान में जो हिम्मत है वो आती है उसके अंधविश्वास और खोखली आस्था से। उनकी ये आस्था कि उनको मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। उनको इसलिए ना तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब होता है, ना ही अपने देश की हेल्थ से, अपने लोगों से। खैर, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पर लोगों को पाकिस्तान की वजह से तकलीफ झेलनी पड़ रही है, तो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, एक साथ मिलकर रहें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।